चलिएगा, तो हम बात करेंगे स्प्रेड, एक्सटेंशन एंड सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। तो रिवोल्ट किस तरह से स्प्रेड होता है, उसका विस्तार होता है और उसको दबाया जाता है, कुचला जाता है, उसका दमन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्प्रेड और एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे कहाँ की, दिल्ली की। दिल्ली इस पूरे महान रिवोल्ट का केंद्र बनता है। दिल्ली इस पूरे रिवोल्ट का क्या बनता है, सेंटर पॉइंट बनता है। क्योंकि हम देखते हैं 11 मई को जो रिवेलियस सोल्जर्स थे मेरठ के, वो अपने आप ही, या फिर हम बात बोलें कि एक प्रकार से उन्हें अट्रैक्ट कर लिया जाता है, आकर्षित होकर वो कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर को अपने इस रिवोल्ट का लीडर डिक्लेयर कर देते हैं और उन्हें किंग इंपीरियर ऑफ हिंदुस्तान या भारत का, हिंदुस्तान का शहंशाह डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अब देखिए जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो इन्होंने लीडर किसे बना दिया है, बहादुर शाह जफर को। यानी दिल्ली से अगर बात की जाए, दिल्ली से अगर क्वेश्चन किया जाए तो लीडर के तौर पर जो थे वो थे बहादुर शाह जफर। और हम सभी जानते हैं कि बहादुर शाह जफर में एक लीडर के स्किल्स नहीं थे, वो उतने चुस्त तंदुरुस्त, या हम बात करें कि उतने यंग नहीं थे, वो काफी ओल्ड एज में थे। और यही एक कारण है, यही एक मुख्य कारण है इस रिवोल्ट में। इस रिवोल्ट की जंजीर में अगर सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई थी तो वो कौन थे, वो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, सबसे वीक अगर कोई पॉइंट था तो बहादुर शाह जफर थे, जिनको कि हम बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल भी स्किल्डफुल नहीं थे, बिल्कुल भी लीडरशिप की क्वालिटी उनमें नहीं थी, उतने चुस्त तंदुरुस्त फुर्तीले जो क्वालिटी या जो लीडर की क्वालिटी होना चाहिए वो उनमें नहीं थी। ठीक है, तो सिर्फ नॉमिनल नाम मात्र नेमसेक के लिए उन्हें लीडर बनाया गया था। और दिल्ली के अगर बात की जाए तो कहा, हम ये बोल सकते हैं, आंसर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दिल्ली से जो विद्रोह है उसके लीडर कहे जाते हैं बहादुर शाह जफर। लेकिन रियल जो पावर थी, रियल जो अथॉरिटी थी, वो एक सैनिक समिति या एक आर्म्ड काउंसिल के हाथ में हुआ करती थी, समझ गए ना। तो दिल्ली की जो पूरी की पूरी वास्तविक शक्ति थी रिवोल्ट को संभालने की, रिवोल्ट को सर्कुलेट करने की, वो एक ब्रिटिश सेना में एक आर्म्ड जनरल हुआ करते थे, एक सैनिक जनरल हुआ करते थे, जिनका नाम था जनरल बख्त खान। तो दिल्ली में रिवोल्ट को संभालने की वास्तविक अथॉरिटी किसको दे रखी थी, जनरल बख्त खान के हाथ में थी। जनरल बख्त खान की अगर बात की जाए तो जनरल बख्त खान बरेली जो यूपी में आता है, बरेली में ब्रिटिश सेना के जनरल थे। ब्रिटिश सेना ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर हुआ करते थे, और सॉरी, ब्रिटिश सेना में एक तोपखाने के या तोपची के पोस्ट पर हुआ करते थे। ठीक है, और यही जो थे बख्त खान काफी योग्य, काफी कैपेबल, काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो योग्य व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जो उस समय कई जगहों पर सर्कुलेशन का काम संभाल रहे थे, कई जगहों पर मैनेजमेंट का काम संभाल रहे थे। बख्त खान ही बरेली से अपनी फोर्स को, अपनी सेना को लेकर कहां पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है, तो जनरल बख्त खान जो ब्रिटिश सेना में थे, कहां पर, बरेली में थे। किस पोस्ट पर थे, तोपची या तोपखाने की पोस्ट को वो संभाला करते थे। और ये रियल कमांडर थे, वास्तविक लीडर थे कहां के, दिल्ली के। और जो बहादुर शाह जफर की बात की जाए तो सिर्फ नाम मात्र के लिए, नॉमिनल ही क्या थे, वो लीडर थे। ठीक है, तो ब्रिटिश देखिए, इन्होंने दिल्ली को कॉन्कर तो कर लिया था, कैप्चर तो कर लिया था 11 मई 1857 को। और दिल्ली के जो भी, जैसे माइकल फ्रेसर नाम से जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वहां की, उन्हें भी मार दिया गया था, और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको वहां से मारकर खदेड़ दिया गया था। ठीक है, तो दिल्ली कॉन्कर कर लिया गया था, दिल्ली जीत लिया गया था। लेकिन जब ब्रिटिश सेनाएं वापस आई, ब्रिटिश आर्मी जब वापस आई, तो दिल्ली को वापस से इन लोग ब्रिटिश सेनाओं ने क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो दिल्ली को काफी जल्दी कैप्चर कर लिया गया था। अगर हम बात करें, दिल्ली को कैप्चर या कॉन्कर करा था ब्रिटिशर्स ने 14 सितंबर 1857 को, 14 सितंबर 1857 दिल्ली को क्या कर लिया गया है, दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया है, दिल्ली को वापस से जीत लिया गया। ठीक है, तो दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड ऑन 14 सितंबर 1857। 14 सितंबर 1857 को दिल्ली को वापस से रिकैप्चर कर लिया गया था। और यहां पर अगर बात की जाए, रिकैप्चर करने के बाद, दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया है, अंग्रेज ऑफिसर्स की बात करें तो अंग्रेज अधिकारी एक ब्रिटिश जनरल हुआ करता था, हडसन, और एक निकलसन। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिसर या ब्रिटिश आर्मी जनरल हडसन एंड निकलसन, इन लोगों ने क्या किया है कि जो बहादुर शाह जफर के जितने भी पुत्र थे, जितने भी प्रिंस थे, ठीक है ना, इस फैमिली के जितने भी प्रिंस थे, उन सभी को पब्लिकली एक लाइन में खड़ा कर सभी को क्या कर दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, सभी को मार डाला गया। ठीक है,
तो पब्लिकली हत्या कर दी गई है, पब्लिकली मार दिया गया है। जितने भी वंशज थे, जितने भी रॉयल प्रिंसेस थे या शाही प्रिंस थे बहादुर शाह जफर के, जो इनके बाद अगले शासक बनने के दावा प्रस्तुत कर सकते थे, दावेदार थे, उन सभी को क्या कर दिया गया है, हडसन के द्वारा, जो ब्रिटिश जनरल था हडसन, उसके द्वारा मार दिया गया। ठीक है। और अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर की, तो बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया। कहां से? दिल्ली में ही जो हुमायूं का मकबरा था, जो टॉम्ब ऑफ हुमायूं था, वहां से उन्हें अरेस्ट करने का काम किया था जनरल हडसन ने। तो ब्रिटिश जनरल हडसन के द्वारा, सॉरी, ब्रिटिश जो जनरल थे निकलसन, ब्रिटिश ऑफिसर निकलसन के द्वारा अरेस्ट किया गया था बहादुर शाह जफर को। और कहां से अरेस्ट किया गया था? तो उन्हें अरेस्ट किया गया था दिल्ली के हुमायूं के टॉम्ब से, यानी टॉम्ब ऑफ हुमायूं से इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और उसके बाद इन्हें भेज दिया गया था रंगून। रंगून जो आता है वो म्यांमार में आता है। तो म्यांमार की राजधानी रंगून में इन्हें क्या कर दिया गया था, काले पानी की सजा पर भेज दिया गया था। वहीं पर रहते हुए 1862 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब आप समझें कि भारत के मुगल बादशाह, जिनके परिवार के पूर्वजों ने भारत पर शासन किया, कई वर्षों तक शासन किया, उन्हें मृत्यु होने के बाद भारत की जमीन भी नसीब नहीं हुई। और उनकी मृत्यु कहां पर हुई? रंगून में हुई। रंगून में ही उनकी समाधि बनवाई गई है। ठीक है। तो ये एक मुगल बादशाह थे, हम बोल सकते हैं काफी बदनसीब मुगल बादशाह थे, जो बिल्कुल भी उनकी उतनी इच्छा नहीं थी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन करने की, जैसा इतिहासकार बताते हैं और हमने पहले भी डिस्कस किया। रिलक्टेंटली, अनिच्छा पूर्वक उन्होंने हिस्सा लिया था, और जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। हालांकि ये जो रिवोल्ट था, इस रिवोल्ट का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है, और देश की जनता एक जागरूक होती है, देश की जनता में यूनिटी आती है, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में एक विद्रोह, एक क्वेश्चन या गुस्सा इंडियंस के अंदर एक पैदा होता है। और जो राष्ट्रीय भावना है, जो राष्ट्रीय एकता है, वो इस रिवोल्ट के बाद पैदा होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है। हालांकि बहादुर शाह जफर और उनकी फैमिली को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, और बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर काले पानी की सजा के लिए कहां भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं दिल्ली के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेस की। आप लोगों को ध्यान में रखना, 14 सितंबर 1857 दिल्ली को पुनः क्या कर लिया गया? रिकैप्चर कर लिया गया। ठीक है। और यही एक बड़ा कारण था कि जहां से विद्रोह शुरू हुआ था, उसे ही काफी जल्दी क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया गया था। ठीक है। और इसी कारण से जब जनता को ये पता चलता है, आम लोगों को ये पता चलता है कि दिल्ली ही नहीं रही, दिल्ली को ही अंग्रेजों ने जीत लिया है, और जो बहादुर शाह जफर है उन्हें ही कैप्चर कर लिया है, तो बाकी लोगों का या बाकी रूलर्स का, बाकी जगहों से जो रिवोल्ट कर रहे थे, उनका भी मनोबल टूटने लगा था। ठीक है। चलिए, दिल्ली के बाद हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्लेस की, दूसरे महत्वपूर्ण स्थान की, जो लखनऊ है। कहां पर है? लखनऊ। तो हम बात करेंगे कहां की? लखनऊ की। और लखनऊ की अगर बात करें तो वहां से रिवोल्ट को कौन संभाल रहा था, वहां से रिवोल्ट को कौन लीड कर रहा था, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ से रिवोल्ट को अगर देखा जाए तो 4 जून 1857, 4 जून 1857 की बात है, जब बेगम हजरत महल जो रिवोल्ट कर रही हैं, जो लीड कर रही हैं लखनऊ से, तो लखनऊ से रिवोल्ट को लीड करने वाली जो लीडर है वो है बेगम हजरत महल। और 4 जून 1857, 4 जून 1857 से रिवोल्ट स्टार्ट होता है, शुरू होता है। 4 जून 1857 से रिवोल्ट प्रारंभ होता है। कहां पर? लखनऊ से। और रिवोल्ट की जो लीडर है वो बेगम हजरत महल है। बेगम हजरत महल जो कि वाइफ हुआ करती थी, जो कि पत्नी हुआ करती थी किसकी? जो कि वाइफ हुआ करती थी आपके बाजिद अली शाह की, हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध, जो अवध के अंतिम नवाब थे। लेकिन 4 जून 1857 को शी डिक्लेयर्ड दैट हिज सन बिजरिस कादरी वुड बी द नेक्स्ट नवाब ऑफ अवध, और उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता अवध के नवाब के रूप में। इट मींस कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है रिवोल्ट, इन्होंने घोषित कर दिया है विद्रोह ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ अवध, और अवध की राजधानी ही लखनऊ थी। और लखनऊ में जो अवध के रूलर्स थे उन्हें, या जो अवध था उसे एनेक्स कर लिया था 1856 में बाई डलहौजी। और जो एलिगेशन लगाए गए थे वो मिस गवर्नमेंट या जो तालुकदारों के द्वारा जो आम जनता का शोषण हो रहा था, उससे जनता को फ्री करने के लिए। ठीक है। लेकिन क्या होता है, क्या इवेंट होता है 4 जून 1857 को, लेकिन जनता और ज्यादा दुखी होती है ब्रिटिश रूल से। ठीक है, ये बात पता है। 4 जून 1857 को जो लेडीज थी, जो फीमेल थी, जो शासिका थी बेगम हजरत महल, वो क्या करती है, अपने पुत्र बिजरिस कादरी को डिक्लेयर कर देती है नेक्स्ट नवाब ऑफ अवध। अब देखिए क्या होता है इसके बाद।
इसके बाद जो आम पब्लिक थी, जो आम जनता थी, खासतौर से जो तालुकदार या जो जमींदार थे, जो किसान थे, जो सिपोए थे अवध के, वो सब भी उनका सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, वो सब भी इकट्ठा हो जाते हैं और सपोर्ट करते हैं किसका, हजरत महल का या बेगम हजरत महल का। अब देखिए ठीक ठाक तरह से रिवोल्ट चलता है, लेकिन फाइनली इस रिवोल्ट को भी कंट्रोल कर लिया जाता है और अवध को या लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, 25 ऑफ अगर हम बात करें 25 नवंबर 1857, 25 ऑफ नवंबर 1857, 4 जून 1857 से रिवोल्ट शुरू हुआ और 25 नवंबर 1857 को लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड, लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया गया था। लेकिन अवध में विद्रोह चल रहा था, अवध में रिवोल्ट जारी था। ठीक है, तो रिवोल्ट वॉज कंटिन्यू, रिवोल्ट डज नॉट फेल्ड बट द लखनऊ वॉज रिकैप्चर, लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया गया है भाई ब्रिटिश, तो अंग्रेजों ने लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया है, लेकिन ये जो रिवोल्ट था उसे सरपास नहीं किया गया, उसे दबाया नहीं जा सका। रिवोल्ट को दबाया गया है, रिवोल्ट को कंट्रोल किया गया 25 ऑफ सितंबर 1858, तो 25 सितंबर 1858 को इस रिवोल्ट को भी कंट्रोल कर लिया गया, इस विद्रोह को भी कंट्रोल कर लिया गया। और इसे करने के लिए जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश जनरल थे, उनका नाम था कोलिन कैंपबेल। तो कोलिन कैंपबेल नाम के जो ब्रिटिश जनरल थे, ब्रिटिश सिपाही थे, ब्रिटिश रेजिमेंट के जो ऑफिसर थे, उनके द्वारा इसे कंट्रोल किया गया। लेकिन इसे दबाने के लिए देखिए, अवध की बात करें ना, सबसे मजबूत और सबसे बड़ा क्षेत्र था, जहां पे लगभग 1.5 लाख की जो पब्लिक है, उनमें से 1 लाख जो लोग हैं वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इट मींस कि अवध में काफी बड़े स्तर पर रिवोल्ट था और इसे दबाने के लिए गोरखा रेजिमेंट को बुलवाया गया, गोरखा रेजिमेंट की मदद ली गई और गोरखा रेजिमेंट की मदद से अवध को के रिवोल्ट को शांत किया गया। और जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसका नाम था कोलिन कैंपबेल। कोलिन कैंपबेल ने अवध पर नियंत्रण पाया, अवध के रिवोल्ट को शांत कराया। ठीक है, चलिए अवध की बात कर ली है, दिल्ली की बात कर ली है। और अच्छा, अगर हम बात करें ना बेगम हजरत महल की, तो बेगम हजरत महल यहाँ से नेपाल चली गई थी, ये कहाँ पहुंच गई थी, नेपाल पहुंच गई। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन होगा कानपुर के ऊपर। और कानपुर में आप लोगों को पता है कि रिवोल्ट को रन कराने का काम किसका था, कानपुर से रिवोल्ट को रन किसने कराया था, कानपुर से रिवोल्ट को प्रारंभ किसने किया था। तो उसमें जो आंसर आपको मिलता है वो मिलता है किसका, हमारे जो अंतिम पेशवा थे, जो लास्ट पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, उनके जो उन्होंने जिस पुत्र को क्या किया था, गोद लिया हुआ था, उनका नाम हुआ करता था नाना साहब। तो नाना साहब रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, कहां से, कानपुर से, क्योंकि आप सभी को पता है 1851 में 1851 में जो नाना साहब थे उन्हें ये आदेश दिया गया था कि उन्हें अपना जो मूल स्थान है, उनकी जो कैपिटल है पुणे, उसे छोड़कर कहां रहना होगा, कानपुर में रहना होगा। और उनकी पेंशन की जो रकम थी, जो पेंशन की राशि थी, उसे भी इन्होंने देने से इनकार कर दिया था या काफी कम कर दिया था। ठीक है, तो कानपुर में रह रहे थे पेशवा जिनका नाम था नाना साहब। हालांकि वो पेशवा नहीं थे, पेशवाशिप खत्म कर दी गई थी 1818 से ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद पेशवाशिप खत्म कर दी गई थी और जो अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उन्हें बिठूर या कानपुर के निकट जो बिठूर वाला स्थान था वहां पर भेज दिया गया था पेंशन पर। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है 1851 में, तो नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया जाता है और नाना साहब को कानपुर आने के लिए कहा जाता है। अब ये जो नाना साहब है ये कानपुर में है और इनको जो रिवोल्ट है, इन्होंने जो रिवोल्ट शुरू किया ये 5 जून 1857 से शुरू किया, 5 जून 1857 से कानपुर से रिवोल्ट को शुरू करते हैं नाना साहब। नाना साहब कानपुर को कॉन्कर कर लेते हैं, अंग्रेजों से जीत लेते हैं अपने सैनिकों या सिपाहियों की मदद से। और उनकी सेना में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर बात की जाए, जो उनके मुख्य सिपाही थे, उनमें एक नाम था तात्या टोपे और एक इनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे वो थे अजीमुल्ला। तो अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे की मदद से ये कानपुर को कॉन्कर कर लेते हैं, कानपुर को जीत लेते हैं। ठीक है, और फिर ये अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं ऐसा नेक्स्ट पेशवा और अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं नाना साहब ड्यूरिंग द रिवोल्ट। और इसके बाद क्या करते हैं, अपने सिपाहियों की हेल्प से, सिपाहियों की मदद से, साथ ही ये अपने आप को और भी क्या डिक्लेयर करते हैं, ये अपने आप को बहादुर शाह जफर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ही ऑल्सो डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बहादुर शाह जफर। ठीक है,
एंड ऑल्सो डिक्लेयर पेशवा, और अपने आप को पेशवा भी डिक्लेयर कर देते हैं और अपने आप को बहादुर शाह जफर का प्रतिनिधि भी डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब ये रिवोल्ट में इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिलता है, तो तात्या टोपे, जो तात्या टोपे उस समय के उस पीरियड के सबसे महान योद्धा के रूप में जाने जाते थे, जो अपनी सैनिक क्षमता, अपनी कार्यकुशलता और अपने अगर हम बात करें गोरिल्ला वॉरफेयर है, अपनी छापेमार जो कार्यवाही है उसके लिए काफी प्रसिद्ध थे। और साथ ही अजीमुल्ला जो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में, कूटनीतिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगर कानपुर की, तो कानपुर में क्या क्या इवेंट होते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, उसे हम समझ लेते हैं। चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे कहाँ की, कानपुर की। कानपुर में जो रिवोल्ट किया जा रहा था, कानपुर में जो विद्रोह किया जा रहा था, उसको कौन किसके द्वारा लीड कर किया गया है और कौन उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था कानपुर से, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कानपुर के पहले हमने लखनऊ के बारे में डिस्कस किया है, लखनऊ के पहले दिल्ली के बारे में डिस्कस किया है। तो दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में इस रिवोल्ट के जो लीडर थे, नाम मात्र के या नॉमिनल जो लीडर थे, वो आपके बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। जबकि चूंकि ऑब्वियसली उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, ही वॉज नॉट वेरी कैपेबल टू कंट्रोल द रिवोल्ट। तो क्या हुआ था कि वो सारा काम वहाँ पर एक आर्मी काउंसिल के द्वारा किया जा रहा था, और वहाँ के जो मेन लीडर थे, जो सारा काम संभाल रहे थे, वो जनरल वक्त खान थे। वक्त खान जो कहाँ के से बिलोंग करते थे, बरेली से, और बरेली से ही उन्होंने अपनी फोर्स को, सेना को लेकर भी आए थे। ठीक है, एक और चीज जो हमें दिल्ली में याद रखना है, दिल्ली से रिलेटेड है, वो ये है कि 20 सितंबर को, है ना, अगर आपने 14 सितंबर लिखा हो तो ध्यान रखिएगा, 20 सितंबर 20 सितंबर को जब इस रिवोल्ट को दबा दिया गया था दिल्ली में, 20 सितंबर 1857, 20 सितंबर 1857 को जब दिल्ली में रिवोल्ट को कंट्रोल कर लिया गया, और दिल्ली में या दिल्ली को जो जब रिकैप्चर किया गया, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो ब्रिटिश मेजर थे, उनका नाम था विलियम हडसन। और जो विलियम हडसन था, उसने जब दिल्ली को जीता डबल से, जब दिल्ली पर अपना नियंत्रण कर लिया, तब बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया था, उन्हें कैप्चर किया गया था हुमायूं के मकबरे से, जो दिल्ली में ही मौजूद है, जो दिल्ली में ही स्थित है, वहां से उन्हें क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहादुर शाह जफर को जब अरेस्ट किया गया है 1857 के रिवोल्ट में, तो कब किया गया था, तो 20 सितंबर 1857 को। कहाँ से किया गया था, तो एट द टॉम्ब ऑफ हुमायूं, हुमायूं के मकबरे से, जो दिल्ली में ही स्थित था। किसने किया था, तो आंसर होगा विलियम हडसन। ठीक है, विलियम हडसन ही वो ब्रिटिश ऑफिसर था जो अरेस्ट करता है किसे, बहादुर शाह जफर को। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट, हालांकि एक और नाम मैंने आप लोगों को बताया निकलसन, लेकिन जो मेन नाम होगा वो क्या होगा, विलियम हडसन। ठीक है, अब देखिए विलियम हडसन 20 सितंबर को अरेस्ट करता है, और 21 यानी अगले दिन क्या करता है, इनके जो पुत्र होते हैं, ठीक है, और इनके जो पोते होते हैं, उनको क्या कर देता है, पब्लिकली मार देता है, पब्लिकली शूट कर देता है। ठीक है, द नेक्स्ट डे हडसन शॉट हिज सन्स मिर्जा मुगल एंड मिर्जा खिज्र सुल्तान। तो मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान जो इनके पुत्र थे, इसके अलावा इनका जो एक पुत्र था, वो उसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद इनके जो दो पुत्र थे, वो थे मिर्जा मुगल एंड मिर्जा खिज्र सुल्तान। और एक ग्रैंडसन था जिसका नाम था मिर्जा अबू बख्त। इन तीनों को ही पब्लिकली क्या कर दिया जाता है, शूट कर दिया जाता है बाय विलियम हडसन। ठीक है, और ये जो होता है, ये खूनी दरवाजा नियर दिल्ली गेट के निकट जो खूनी दरवाजा वाला जो क्षेत्र है, वहां पर यह घटना घटती है, और फिर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है दैट दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड, और दिल्ली को पुनः रिकैप्चर कर लिया गया। बाकी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि बहादुर शाह जफर जिन्हें अरेस्ट करके इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, तो इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, और वहीं 1862 में 87 ईयर की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका निधन हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा लखनऊ हम डिस्कस कर चुके थे, लखनऊ हम पढ़ चुके थे। लखनऊ में 4 जून से रिवोल्ट डिक्लेयर किया गया था, 4 जून को रिवोल्ट डिक्लेयर किया गया था, और वहां से रिवोल्ट को लीड करने वाली जो मेन लीडर थी, वो थी आपकी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र, जिनका नाम बिरजिस कादरी था, उसे डिक्लेयर कर दिया था नेक्स्ट नवाब ऑफ अवध, बट ये रिवोल्ट सक्सेसफुली चला। लेकिन 25 नवंबर 1857 को लखनऊ को वापस से क्या कर लिया गया, रिकैप्चर कर लिया गया। ठीक है, लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया गया था। चलिए, तो लखनऊ से जो रिवोल्ट होता है, जो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में किया जा रहा था, और फाइनली लखनऊ को भी रिकैप्चर कर लिया जाता है। जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक होते हैं,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसे लखनऊ को कैप्चर करने के लिए या अवध को वहां पे रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए गोरखा रेजिमेंट को बुलवाया जाता है और गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से कॉलिन कैंपबेल जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं वो लखनऊ को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। चलिए, और जो रानी होती है, रानी नहीं, जो बेगम हजरत महल होती हैं, वो यहाँ से भाग कर कहाँ चली जाती हैं, नेपाल चली जाती है, या वो नेपाल में शरण ले लेती है, ठीक है। चलिए, अब हमारा फोकस होगा किसके ऊपर, कानपुर के ऊपर। कानपुर जहां से रिवोल्ट को लीड किसके द्वारा किया जा रहा था, तो यहां से रिवोल्ट लीड कर रहे थे आपके नाना साहब, ठीक है। कौन लीड कर रहे थे, नाना साहब। नाना साहब कौन है, तो सबसे पहले ये चीज समझे, नाना साहब वॉज द सन ऑफ बाजीराव सेकंड। बाजीराव द्वितीय के जो एडॉप्टेड सन है ना, तो यहां पे सन का मतलब होगा एडॉप्टेड, इट मींस दत्तक पुत्र थे बाजीराव द्वितीय के नाना साहब, ठीक है, सन ऑफ बाजीराव। इनके एक भाई भी थे नाना साहब के, जिनका नाम था राव साहब। राव साहब जो नाना साहब के क्या थे, भाई थे, ठीक है। इस रिवोल्ट में नाना साहब के सबसे महत्वपूर्ण जो सपोर्टर्स थे, सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक थे, वो थे तात्या टोपे, और दूसरे इंपॉर्टेंट जो सपोर्टर थे, दूसरे इंपॉर्टेंट जो सहायक थे, वो थे अजीमुल्ला खान। ठीक है। तात्या टोपे की अगर बात की जाए तो उस जमाने के, उस दौर के एक वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है, एक वॉरियर के रूप में जाना जाता है, जो प्रसिद्ध थे अपनी छापामार कार्यवाहियों के लिए, जो प्रसिद्ध थे अपने गुरिल्ला वॉरफेयर्स के लिए, ठीक है। तो तात्या टोपे काफी स्किल थे, काफी स्किल्डफुल थे। अगर इनकी वॉर स्किल की बात की जाए तो उस मामले में काफी निपुण थे, और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लगातार युद्ध किया और हमेशा भारतीय इतिहास में ये अमर बनकर रह गए। नाना साहब के बारे में कहा जाता है कि वो भी काफी बहादुर थे, और इन्होंने अपने जीवन या अपनी बहादुरी पर जो इनको धब्बा लगता है, जो कलंक लगता है, वो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था पहले भी। कानपुर में ये कुछ ब्रिटिश ऑफिसर या अंग्रेज अधिकारियों को रिहा कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, और उन्हें विश्वास दिला देते हैं कि आपके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा, लेकिन धोखे से उनके ऊपर हमला करके उनकी हत्या करवा दी जाती, किसके द्वारा, नाना साहब के द्वारा, ठीक है। तो नाना साहब अपनी इस बहादुरी में जो कलंक लगवा लेते हैं, वो ये घटना होती है जो कानपुर में घटती है, ठीक है। चलिए, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो कानपुर की बात कर रहे हैं, और कानपुर में नाना साहब थे जो बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे। इनके एक भाई हुआ करते थे राव साहब, और इनको हेल्प की थी, सहायता की थी, इनके जो महत्वपूर्ण सहायक थे, आर्म्ड सपोर्टर इनके थे तात्या टोपे, और पॉलिटिकल सपोर्टर जो थे वो थे अजीमुल्ला खान, ठीक है। 5 जून 1857 को, 5 जून 1857 को, है ना, तो यहां पे हम डेट बता देते हैं, 5 जून 1857, 1857 को कानपुर में ये रिवोल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, और अपने सैनिकों, अपने सपोर्टर्स की हेल्प से कानपुर से जितने भी ब्रिटिशर्स थे, अधिकारी थे, उनको मारकर कानपुर को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है, ये एक इवेंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये घटना होती है कब, जून 1857, 5 जून 1857 को, ठीक है। लेकिन कानपुर भी आप लोगों को पता है कि जो मेजर जनरल हैवलॉक होते हैं ब्रिटिश फोर्स के, ब्रिटिश आर्मी के मेजर जनरल हैवलॉक, वो कानपुर को अगेन क्या कर लेते हैं, रिकैप्चर कर लेते हैं 27 जुलाई 1857 को। तो यहाँ पर देखिए 5 जून को इन्होंने डिक्लेयर किया था रिवोल्ट, और कानपुर से जितने भी ब्रिटिश फोर्स थे, ब्रिटिश ट्रूप्स थे, उनको मारकर कानपुर को कैप्चर कर लेते हैं, ग्वालियर के सैनिकों के साथ मिल जाते हैं और ग्वालियर को कैप्चर कर लेते हैं, ग्वालियर को भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन 27 जुलाई 1857 में, 27 जुलाई 1857 में
मेजर जनरल हैवलॉक डिफीटेड नाना साहब आर्मी। मेजर जनरल जो हैवलॉक होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे दिल्ली को रिकैप्चर किया था हडसन ने, दिल्ली को रिकैप्चर किया था विलियम हडसन ने। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ को रिकैप्चर किया था कॉलिन कैंपबेल ने। और कानपुर को रिकैप्चर करने में नाम आता है मेजर जनरल हैवलॉक का। मेजर जनरल हैवलॉक डिफीटेड नाना साहब आर्मी एंड रिकैप्चर कानपुर, बट इट वॉज अगेन कैप्चर्ड बाई तात्या टोपे। तो कानपुर को एक बार हैवलॉक कैप्चर कर लेते हैं, बट उसको डबल से कैप्चर कर लेता है, कर लिया जाता है, किसके द्वारा? तात्या टोपे के द्वारा, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ द फोर्स ऑफ ग्वालियर, किसकी हेल्प से? ग्वालियर की फोर्स की हेल्प से। आप सभी को पता है ग्वालियर में उस समय पर सिंधिया राजघराने के जो रूलर्स थे, जो महाराज थे, उनका शासन चला करता था। जयराज जी सिंधिया रूल किया कर रहे थे, और जयराज जी जो सिंधिया थे वो अंग्रेजों के काफी सहायक या सपोर्टर या दोस्त के रूप में जाने जाते थे। और वो अपने क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि जब उन पर हमला किया गया झांसी की रानी के द्वारा, तो वो वहां से छोड़कर आगरा चले गए, और उनकी सेना के लगभग 20,000 सोल्जर्स रिवोल्टर्स जो थे, जो विद्रोही लोग थे, उनके साथ मिल गए थे, ठीक है। तो ग्वालियर की जो फोर्स थी, उनके बल पर, उनके दम पर डबल से कानपुर को कैप्चर कर लिया था, किसने? तात्या टोपे ने। देखिए 1857 की रिवोल्ट में कई सारी इवेंट्स हैं, कई सारी घटनाएं हैं जो हुई हैं, जो कोई सी घटना किसी आगे होगी, कोई सी घटना पीछे होगी, ठीक है ना। तो कई सारे इवेंट्स होंगे। फाइनली इन दिसंबर 1857 सर कॉलिन कैंपबेल रिकैप्चर्ड इट। तो क्या होती है डेट यहाँ पे? दिसंबर 1857 में, दिसंबर 1857 में अगेन यहाँ पे एक नाम आ जाता है कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल जो हमने लखनऊ में भी नाम पढ़ा था, कॉलिन कैंपबेल अगेन रिकैप्चर कर लेते हैं, पुनः से जीत लेते हैं, किसे? दिसंबर तक, किसे? कानपुर को। तो कानपुर को अगेन रिकैप्चर कर लिया जाता है कॉलिन कैंपबेल के द्वारा, और ये घटना घटती है दिसंबर 1857 में, दिसंबर 1857 में, ठीक है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़ कर नाना साहब ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था? अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। साथ ही साथ बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित करके उन्होंने स्वयं को, नाना साहब ने स्वयं को बहादुर शाह का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि भी घोषित कर दिया था, ठीक है। और ये घटना ग्वालियर में हुई थी, ठीक है। ग्वालियर में जब इन्होंने जीत लिया था ग्वालियर को, वहां पर नाना साहब ने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर किया था, और साथ ही साथ बहादुर शाह जफर का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव भी डिक्लेयर कर दिया था। नाना साहब की ओर से लड़ने का जो भार था वो मुख्यतः उनके सबसे ज्यादा योग्य और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड जो सेवक थे, जिनका नाम क्या था? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे उनके सिपाही थे, उनके हाथ में था, जो अपनी देशभक्ति, शौर्यमय युद्ध और कुशल छापामार कार्यवाहियों के लिए इतिहास में क्या हो चुके हैं? अमर हो चुके हैं, ठीक है। और अगर हम वही बात करें तो नाना साहब के दूसरे जो विश्वसनीय सेवक थे वो अजीमुल्ला खान थे, जो कि एक पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट थे, राजनीतिक प्रचार कार्य में काफी एक्सपर्ट थे, काफी माहिर थे, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, नाना साहब की बहादुरी पर एक कलंक लगता है। अनफॉर्चुनेटली हम बात करें या दुर्भाग्य से, नाना साहब क्या करते हैं? नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों को सुरक्षित निकाल देने का वादा करने के बावजूद उन्हें धोखे से मारकर अपने बहादुरी पर एक कलंक लगा लिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कानपुर में ब्रिटिश ऑफिसर्स या ब्रिटिश ट्रूप्स को वादा किया गया था कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में धोखे से उनको मार दिया जाता, ठीक है। अंत तक हार ना मानकर तथा आत्मसमर्पण से इनकार करके वे 1859 के आरंभ में नेपाल की ओर कूच कर गए या नेपाल चले गए थे। यानी नाना साहब क्या हो गया था? नाना साहब की अगर बात की जाए, ऑब्वियसली कानपुर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिकैप्चर कर लिया था, अभी नाम बताया कॉलिन कैंपबेल। इसके बाद नाना साहब क्या करते हैं? कानपुर छोड़कर या भारत से निकलकर ये कहाँ चले जाते हैं? फाइनली ये चले जाते हैं नेपाल। और नेपाल में जाने के बाद इनके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन या कोई खास जानकारी, इनके आगे के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नाना साहब के बारे में डिस्कस किया, साथ ही कानपुर में जो रिवोल्ट को किया जा रहा था उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम तात्या टोपे की बात करें, तात्या टोपे के साथ क्या हुआ? देखिए तात्या टोपे क्या थे? एक योद्धा थे, एक सैनिक थे, और काफी बहादुर सोल्जर के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। तात्या टोपे ने
शरण ले ली थी जब ये रिवोल्ट अनसक्सेस हो गया। देखिए जब कानपुर कैप्चर हो गया तो वो झांसी की रानी के साथ मिल गए, लेकिन झांसी की रानी की भी हार हो गई और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब इन्होंने मध्य भारत के जंगलों में शरण ले ली और मध्य भारत या मिडिल इंडिया या सेंट्रल इंडिया के जंगलों से ये छापामार कार्यवाही या युद्ध करते रहे ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के अगेंस्ट में। लेकिन क्या होता है कि अप्रैल 1859 में उनके एक जमींदार फ्रेंड के द्वारा उनके साथ गद्दारी की जाती है, उनको धोखा दिया जाता है और उन्हें क्या कर लिया जाता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और काफी जल्दी ही उन्हें 15 अप्रैल 1859 को मौत की सजा दे दी जाती है, फांसी की सजा दे दी जाती है। तो तात्या टोपे का भी निधन हो जाता है और साथ ही साथ जो नाना साहब थे वो नेपाल चले जाते हैं। इस तरह से कानपुर का जो रिवोल्ट था वो तो दिसंबर 1857 में ही खत्म हो जाता है। कानपुर के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फेमस या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर की, जो झांसी से थे। और झांसी से पूरे इंडिया को पता है कि 1857 के रिवोल्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण नायिका थी, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वीन थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। तो अब हम बात करेंगे झांसी की और झांसी से हम डिस्कशन करेंगे अपना रानी लक्ष्मीबाई और थोड़ा सा उनके बारे में भी समझेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे कि आखिर रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ से हुआ है, तो उनके बारे में भी हल्की सी इंफॉर्मेशन लेंगे और साथ ही झांसी में जो रिवोल्ट हुआ उसके बारे में समझेंगे।